जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को ही मिलती है। लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को ही मिलती है। चलिए इसी बातों को, सेशन को बढ़ाते हुए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यह वीडियोज नंबर पार्ट 13 है। 13 से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 451। यदि आप 2024 में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। अभी तक मैंने टोटल 450 प्रश्न सॉल्व करा चुका हूँ, है ना। आज हम लोग 451 से 500 की ओर बढ़ेंगे। फिर बचेगा आपका 500 प्रश्न, जो कि जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। यदि आप पढ़े हैं तो जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2। CaSO4.2H2। सॉरी, गला जो है ना थोड़ा खराश कर गया। आइए, कहता है कि जिंक है, जिंक को कहते हैं जेडहेन, और कहता है इस जेडहेन को सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, H2SO4। यदि आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला नहीं पता है मेरे भाई, जानते हैं पूरे अम्ल जितने भी होते हैं उन सभी अम्लों में जो राजा होता है वही अम्ल राजा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कहता है जब इससे आप अभिक्रिया कराएंगे तो बढ़ेगा ZnSO4, है ना। ये इसके साथ चिपक जाएगा और H2 बाहर आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस। क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन गैस बाहर। तो कौन सी गैस निकल रही है? H2 गैस। कोई दिक्कत? 453 वैद्युत प्रतिरोध, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर प्रतिरोध अप्रतिरोधकता। यदि क्वेश्चन पूछता प्रतिरोध का SI मात्रक तब आप कहिएगा ओम, लेकिन प्रतिरोधकता है तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। चलिए 454 नंबर प्रश्न। आज के सेशन में हम लोग 500 प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक, तो सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। लेकिन चांदी का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये काफ़ी महंगा होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, तो चांदी का तार तो घर में लगा नहीं सकते हैं ना। कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी चुंबक का प्रभाव का खोज किसने किया? तो चुंबकीय प्रभाव का खोज किया ऑरस्टेड ने। किसने किया? ऑरस्टेड ने। जबकि चुंबकीय प्रेरण कहता तब बोलते हैं आंसर में फैराडे। क्या बोलते हैं? फैराडे। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से चलिए। कहता है विद्युत मोटर, देखिए 2 प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई, मैं आपको डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। एक पूछा जाता है विद्युत मोटर, एक पूछा जाता है जनरेटर। आप दोनों में आज के बाद कंफ्यूज नहीं करेंगे कि विद्युत मोटर क्या करता है और विद्युत जनरेटर क्या करता है। दोनों तो चलेगा मोटर से ही, मोटर और ये है जनित्र, यानी जिसे हम कहते हैं जनरेटर। अब मोटर और जनरेटर में क्या फ़र्क है तो ध्यान से देखिएगा। मोटर और जनरेटर में, मोटर में सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्विच दबाते हैं, तो स्विच दबाते ही क्या निकलेगा? विद्युत। अब वह विद्युत ज्यों ही निकला तो वह विद्युत ऊर्जा को, और वह जो है मशीन घुरघुराने लगेगा, मतलब उसमें मशीन काम करने लगेगा, उसको हम लोग बोलेंगे यांत्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यांत्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यांत्रिक। यानी विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगा जी? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। कैसे मैंने याद किया? मोटर। आप मोटर कैसे चालू किए हैं? हाथ से नहीं, स्विच दबाते होंगे। क्या दबाते होंगे? स्विच। या बैटरी लगाते होंगे तो उससे क्या निकलता है? विद्युत। तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है?
यांत्रिक। और जस्ट जब जनरेटर चालू करने जाते होंगे तो पहले हैंडल खोजते होंगे और हैंडल से खूब घुमाते हैं यांत्रिक, और ज्यों ही खूब घुमाते हैं तो स्टार्ट हो जाता है और बॉल और जलने लगता है तो विद्युत, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि विद्युत मोटर क्या करता है। तो मैंने बताया विद्युत मोटर है तो विद्युत देंगे, अब विद्युत ऊर्जा तो दो एक ऑप्शन में है तो इस दोनों होगा नहीं, मैंने कहा विद्युत देंगे, खूब घुरघुराने लगेगा मतलब यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 457, निम्नलिखित में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? सबसे कौन कौन है? Fe। अगला है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो कार्बन से क्या करते हैं? छपाई यानी 6। अगला प्रश्न है 459, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच, यहाँ कार्बन कार्बन होगा, क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध होते हैं। तो याद रखेंगे एल्केन में एक आबंध, एल्कीन में द्विआबंध और एल्काइन में त्रिआबंध होता है। तो त्रिआबंध किस में होगा? एल्काइन में। चलिए यहाँ से हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। एल्केन का प्रथम सदस्य होता है मेथेन। क्या होता है? एल्केन का प्रथम सदस्य क्या होता है? मेथेन। एल्काइन का प्रथम सदस्य क्या होता है? एथीन होता है। क्या होता है? एथाइन। एथाइन क्या बोलेंगे? एथाइन। एल्काइन का प्रथम सदस्य क्या होगा? एथाइन। जबकि एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या होगा? तो वो होगा एथीन होगा। सबका प्रथम सदस्य याद करवा दिए, एल्केन मेथेन, एल्काइन एथाइन, एल्कीन एथीन। कहता है एथेनॉल के क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एथेनॉल के क्रियाशील मूलक, देखिए एथेनॉल में ऑल लग गया है तो ऑल इसका ऑल है, एल्कोहल नॉल ऑल इसका ऑल है ना। OH को एल्कोहल कहते हैं ना, तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? ऑल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 461, कहता है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो बंद होने और खुलने की क्रिया को द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी। चलिए अगला से जल्दी से चलते हैं हम लोग। 400 कितना हो गया? 63। 464 बढ़ते हैं। एंड्रोजन क्या है? प्रश्न है, जल्दी से बताइए एंड्रोजन क्या है? इनमें से क्या है? नरलिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है, पाचक रस है, इनमें से सभी। चलिए बिल्कुल सही, नरलिंग हार्मोन है। अगला है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे कार्बन है इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिए, तब इस कार्बन में ऑक्सीजन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है? मैंने आपको बार बार बताया है, क्या कहलाता है बताइए? उपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, संचारण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? मैंने आपको करवाया है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है तो उसे उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। अगला है निम्नलिखित में से pH मान अम्ल का कौन सा होगा? 7 से कम, 7 से अधिक, 7, 14। pH मान 0 से चल के 14 पर समाप्त होती है, जिसमें 7 को उदासीन कहते हैं, 7 से कम को अम्लीय कहते हैं, 7 से अधिक को क्षारीय कहते हैं। जल्दी से उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, अम्ल 7 से कम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 467, धोने का सोडा जिसको आप वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर, अब वॉशिंग पाउडर है तो Na2CO3 सब में होगा, और धोते हैं तो 1-2 बाल्टी से काम नहीं चलेगा, कम से कम 10 बाल्टी लगेगा। क्या बाल्टी? 10 बाल्टी।
Na2CO3.10H2O, क्या बोलेंगे Na2CO3.10H2O। कहता है मधुमक्खी का डंक, जब मधुमक्खी काटती है तो एक डंक में अम्ल छोड़ देता है, जिसके कारण से दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल को क्या कहते हैं? देखिए, जब मधुमक्खी काटेगी तो एक अम्ल छोड़ता है, उस अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है? फॉर्मिक अम्ल। लेकिन इस फॉर्मिक अम्ल तो ऑप्शन में है नहीं, तो कौन सा अम्ल होगा? मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। बिल्कुल सही। कौन सा हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग 469। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन, यानी आप, ऐसा नहीं होता है कि नमक नहीं खाइएगा तो रोग हो जाएगा। आपके शरीर में एक थायरोक्सिन हार्मोन होता है जो टेटुआ के नीचे रहता है। टेटुआ समझते हैं? टेटुआ जी, हाँ, आप सुने होंगे ना कि टेटुआ दबा देंगे, है ना। तो उसी टेटुआ के नीचे थायरोक्सिन हार्मोन रहता है, उसमें आयोडीन की मात्रा यदि कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? आपको घेंघा या गलगंड हो जाता है। क्या हो जाता है? घेंघा या गलगंड हो जाता है। कहता है निम्नलिखित में से पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, वह माथे पर यहाँ पाया जाता है। यहाँ पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। कहता है यह ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? वृद्धि हार्मोन। कौन? वृद्धि हार्मोन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? बार बार बताएं, बताइए तो जल्दी से, कौन सा ऑप्शन होगा? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें सभी। तो अमीबा में कौन सा होता है? विखंडन होता है। अमीबा में कौन होता है? विखंडन। अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इस समय क्या होता है? विखंडन। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीजांड। फूल का कौन सा ऐसा भाग है जो फल में बदल जाता है? सिर्फ फूल पहले, अच्छा बताइए, पहले फूल तब ना फल। जे गाछ में फूले नहीं, ओकरा में फल कहाँ से? हाँ, तो फूल रहेगा तो फल में बदल जाएगा। कब? जब अंडाशय रहेगा तब। निम्नलिखित में से किसी लेंस का आवर्धन, बोले तो एम का सूत्र क्या होता है? V बाई यू, यू बाई भी, यू प्लस भी, भी बटा यू, हो जाएगा V बटा यू। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 474। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? कभी देखे होंगे ऐश्वर्या राय बच्चन को, देखे हैं? ऐश्वर्या राय बच्चन का यदि आप आँख देखिएगा तो उनका जो आँख है वह लगभग जो है, आपको आँख कैसा दिखेगा? तो आँख का जो ये बीच वाला भाग है उनका ब्लू कलर दिखेगा। कैसा दिखेगा? ब्लू कलर दिखेगा। और यही कलर के कारण जो होता है, इसी कलर के कारण जो होता है, किसी व्यक्ति के आँखों का रंग पहचाना जाता है, किसी कलर के कारण, है ना। किसी कलर के कारण उस व्यक्ति के आँखों का रंग पहचाना जाता है ना। और इसको कहते क्या है? इसके कहते हैं परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका, जिसे अंग्रेजी में आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में, तो वायुमंडल है मतलब वहाँ बहुत सारा प्रकाश किरण, धूल के कण है। वो कहता है प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाना, है ना, फैला देता है। देखिए सूर्य भगवान से जो प्रकाश निकलता है, उस श्वेत प्रकाश होता है, उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो कौन सा रंग फैला देता है? तो कौन सा रंग फैला देता है? नीला फैला देता है। तभी तो आपको आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला नीला दिखता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है? मतलब कौन सी ऐसा घटना है कि सूर्योदय होता भी नहीं है, यानी भगवान उगते भी नहीं हैं, उनसे 2 मिनट पहले ही हमें भगवान दिखाई देने लगते हैं, या सूर्यास्त होते हैं तो वो
अस्त हो जाते हैं तब पर भी वे हमें दिखाई देते रहते हैं, यह किस कारण से होता है? 4 ऑप्शन है, परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन या दोनों। याद रखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेश अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपरी मुखी होगी। क्या होगी? ऊपरी मुखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 478, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत आती है वह कौन सी विद्युत आती है? एसी। और एसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। ई होगा नहीं, ई होगा नहीं, है ना। अब खुद सोचिए, बड़ा दूर से घर में आता है तो 12 वोल्ट पर काम हो जाएगा कि 220 वोल्ट? क्योंकि हमारे घर में नहीं ना आएगा, सबके घर में आएगा। ज़्यादा वोल्ट पर आता है। कितना वोल्ट पर? 220 वोल्ट पर। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग कब नहीं कर सकते? माने हमको जल को गर्म करना है ना। गैस चूल्हा रहेगा तो गर्म कर सकते हैं, लेकिन कहता है सौर जल तापक, माने सोलर प्लेट का प्रयोग, है ना। इस सोलर प्लेट से हम लोग जैसे जल गर्म करना चाहते हैं किसी प्रकार से, तो किस दिन हम नहीं कर सकते? किस दिन हम नहीं कर सकते हैं, बता सकते हैं? बिल्कुल, बादल वाले दिन, क्योंकि बादल वाले दिन धूप तो रहेंगे नहीं, और धूप रहेंगे नहीं तो फिर करेंगे कैसे, है ना। इससे धूप तो होना चाहिए, तो बादल वाले दिन। 480, निम्नलिखित में ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है, कौन है? नाभिकीय ऊर्जा है। कौन है? नाभिकीय ऊर्जा। बहुत आसान क्वेश्चन था। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपको भी लाभ मिलेगा और थोड़ा हमें भी मोटिवेट मिलेगा। इसलिए ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ लास्ट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़। आइए 481, 481 है कि दर्पण के सामने में, कोई दर्पण ले लीजिए, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी दूरी पर रहिए स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होना चाहिए। सीधा माने काल्पनिक होना चाहिए। चाहे कितनों दूर रहिए, नज़दीक रहिए, दूर रहिए, या बहुत दूर रहिए, या इना सट जाइए, तैयो आपका फोटो सीधा ही दिखना चाहिए। तो एक मतलब कौन कौन दर्पण हो सकता है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। आपने देखा होगा कि आपके घर में मिरर जो होता है, आप ओकरा में नज़दीक में जाके देखिए, चाहे तनी दूर खड़ा होइए, तब पर भी आपका फोटो सीधे ही दिखेगा। समतल तो होगा और एक उत्तल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी है, सी भी है, लेकिन यहाँ ए और सी को मिला के बना दिया है डी, या तो समतल या उत्तल। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलिए प्रश्न चले अगला। 482 कहता है किसी कार का अग्रदीप, आपने देखा होगा जो कार होता है उस कार के अग्रदीप में, कहता है कोई कार है, उस कार के अग्रदीप में, है ना, प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो कार के अग्रदीप में कौन सा रहता है? उत्तल। क्यों? ताकि उसके पीछे जो बड़ा बड़ा वाहन आएगा उसका पिक्चर बहुत ही छोटे करके हम देख सकते हैं, इसीलिए लगाते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? बिल्कुल सही, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है? हीरा का। कितना? 2.42, 2.42 है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी, ध्यान से देखिएगा, हम आपको जब भी ऐसा आता है, चलिए डिस्कशन करवाते हैं, समझिएगा लेकिन ध्यान से। एक होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी।
तो सारी सारी दोनों में कॉमन है, एक है अप एक है अभी, है ना, एक अभिसारी एक अपसारी। यदि आप दर्पण में याद रख लीजिएगा, अपसारी कहते हैं उत्तल दर्पण को और अभिसारी कहते हैं अवतल दर्पण। ऊपर वाला जो लिखे हैं ये क्या लिखे हैं, दर्पण वाला में। जबकि लेंस में बात करेंगे तो अवतल लेंस कहलाता है और ये कहलाता है उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। यहाँ पर वही कहता है कि अभिसारी किसको कहते हैं, या तो अवतल दर्पण को कहते हैं या उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव कौन है, केचुआ है। कौन है, केचुआ। आपने देखा होगा ना, जिसको जोकटी कहते हैं जी। कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, आम के पौधे, गुलाब के पौधे, गेहूं के पौधे, मटर के पौधे। मेंडल ने जब अपना प्रयोग किया था तो उसके लिए कौन से पौधे का चयन किया था। चलिए बिल्कुल सही, मटर के पौधे का चयन किया था। किस पौधे का, मटर के पौधे। 487, निम्नलिखित में से कौन अवशेषी है, मतलब अब अवशेष के रूप में रह गया, उसका कोई काम नहीं है। कौन, रीढ़ की हड्डी है, अंगूठा, कान, अपेंडिक्स। कौन है जो अवशेष है जिसका अब शरीर में कोई काम नहीं है, अपेंडिक्स, जिसे हम परिशेषिका कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, परिशेषिका कहते हैं, परिशेषिका। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से या वृक्षारोपण से। वन संरक्षण मतलब वन को बचाना है, मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी को बचाना है, जल संरक्षण मतलब जल को बचाना है, या चिपको आंदोलन का मतलब वृक्ष लगाना है। वृक्ष लगाना नहीं, वन संरक्षण मतलब पूरे वन को बचाना है, वन को क्या करना है, बचाना है। ऑप्शन नंबर ए। कहता है 89, कहता है 2H2, यहाँ पर 2 नहीं होगा, ये 2 यहाँ होगा। 2H2 + O2 देता है H2। क्या कहता है, H2 + O2, है ना, और क्या देता है, H2O। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, याद रखेंगे, इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया है। देखिए आप कभी भी ऐसा देखें, यदि A है, ध्यान सुनिएगा, यदि A है और B है और यदि दोनों मिल करके AB हो गया, इसे कहते हैं संयोजन। और यदि AB है और टूट करके ये A और B में बिखर गया, इसे वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन। जबकि यदि AB + C है, एक मिनट, A + BC है, A प्लस क्या है, BC है, तो B बाहर आ जाए और A के साथ C चिपक जाए, इसे हम विस्थापन कहते हैं। यदि AB + CD हो और वह हो जाए AD + BC हो जाए, इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। तीसरा बात आप ध्यान रखिएगा ये, कि यदि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगी तो 100% है कि वह क्या बनाएगी, लवण बनाएगी। क्या बनाएगी, लवण। ठीक है। चलिए कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। ग्लूकोज, आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, बिल्कुल सही। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H12O6, C6H12O6। 491, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। देखिए सोडा में क्या डालते हैं जी, लेमन। क्या डालते हैं, लेमन। लेमन से बना अलेवन। क्या बना, अलेवन। 492, कहता है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है,
अमीबा जो है अपना भोजन कूटपाद के मदद से ग्रहण करता है, लेकिन कहता है ये भोजन जो होता है किस प्रकार होता है, शाकाहारी है, सर्वाहारी, या अंतर्ग्रहण, या स्वपोषी। याद रखिएगा, अपना अमीबा जो है अपना भोजन कैसे करता है, अंतर्ग्रहण करता है। क्या करता है, अंतर्ग्रहण। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना है, सोलर सेल। देखिए बहुत आसान है, सौ से सोलर, सौ से सोना, नहीं सोना नहीं होगा, सौ से कति होगा, सिलिकॉन। क्या होगा, सिलिकॉन। निम्नलिखित में कौन लवण है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप बताइए, कौन है जो इनमें से लवण है। अभी अभी मैंने बताया लवण कैसे होता है कि अम्ल क्षार दोनों मिलता है तब लवण बनता है। ये अम्ल है HCl, OH है, ये क्षार है, ये OH है, ये क्षार है, तो बना कौन, K2SO4। ये ना अम्ल है ना क्षार है। देखिए अम्ल क्षार यदि आप पहचानना चाहते हैं, सिंपल पकड़िए, जिसमें H होगा, जिसमें H होगा, जिसमें H होगा, जिसमें H होगा वो अम्ल होगा, जिसमें OH होगा वो क्षार होगा, जिसमें OH होगा वो क्षार होगा। H अम्ल, H अम्ल, OH क्षार, OH क्षार, OH क्षार, OH क्षार, ना इसमें H है ना OH है, ये हो गया कौन सी, लवण। समझे कि नहीं। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है, इस 4 ऑप्शन जो दिया गया है इसी में से बताइए कि सबसे भारी धातु कौन है। लिथियम है, यूरेनियम है, सीजियम है, आयरन है। बिल्कुल सही, सबसे भारी धातु कौन है, यूरेनियम है। 496 कहता है इथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखिए सहसंयोजक के बारे में हम आपको समझाए थे, इथेन का सूत्र होता है C2H6, C2H6, क्योंकि यह एल्केन ग्रुप का होता है। अब इसका ट्रिक भी सिखाए थे और डायरेक्ट भी सिखाए, लॉजिक से भी सिखाए हैं। ट्रिक क्या है कि हाइड्रोजन के गो है 6 गो, तो 6 गो से ज़्यादा होगा, इसलिए ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कार्बन है क्या गो, 2 गो, एगो कम, यानी 6 1 7, ऑप्शन नंबर डी। अब आप सोचेंगे कैसे ही हो गया, चलिए हम आपको ये समझाते हैं बड़ा ही प्यार से दुलार से। पहले तो आपको इस इथेन का सूत्र जानना होगा ना। इस इथेन का सूत्र क्या होता है, इथेन का सूत्र होता है C2H6। अब आप कहिएगा इस सूत्र के ना याद रखते हैं, तो सूत्र याद रखने के लिए 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, सब पढ़े होंगे, तो यहाँ रिवीजन कराने के लिए आए हैं ना। 1 को मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, तो 2 को एथ बोलते हैं, यहाँ एथ है इसलिए कार्बन 2 को दिए। और हाइड्रोजन जो होता है कभी भी एल्केन वाला में, जरा में एन 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 रहेगा, उसमें दुगुना से 2 ज़्यादा देते हैं, तो 2 को दुगुना 4 हो गया, और 4 से 2 ज़्यादा यानी कितना हो गया, 6। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, संरचना सूत्र बनाइएगा, उस संरचना सूत्र में आपको टोटल क्या गो लाइन खींचना पड़ेगा, खुद देखिए ना जी। 1 हुआ, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, कई गो खींचना पड़ा, 7 गो। चलिए क्वेश्चन नंबर 498, 496 हो गया, 497 कहता है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को, या आवेग को। किसे कहा जाता है, तो कहा जाएगा हार्मोन को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा, हार्मोन। चलिए वेरी गुड। 497, 98 ना। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, यह एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इस पुस्तक के लेखक कौन है, डार्विन, लामार्क, ऑपेरिन, वाइसमान। तो कौन है, डार्विन है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 499, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? चलिए देखिए, इसमें हम आपको बहुत ही बेहतरीन से बताएंगे। तब तक क्या कीजिए, इसको सीखने से पहले आप जल्दी से एक बार पुनः वापस कहते हैं, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए यदि अच्छा लग रहा है तो। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा साइंस में, है ना। आप कभी भी सर्च कीजिएगा तो लास्ट में लिखने के बाद आप रॉक एलकेपी लिख दीजिएगा, चैनल सबसे ऊपर में दिखेगा। क्या लिखेगा? रॉक एलकेपी, है ना। रॉक एलकेपी का मतलब होता है राकेश ऑनलाइन क्लासेज, राकेश ऑनलाइन क्लासेज एलकेपी। ये लिख करके आप साइंस का कोई भी वीडियो खोजिए, आपको पूरा मिल जाएगा, है ना। लेकिन कोशिश कीजिए, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो बहुत से बहुत बच्चों के पास पहुंच पाए। और यह पहुंचाने का जरिया आप ही लोग तो हैं। आप 20 ही बच्चे देखते हैं, 20 ही बंधु मेरे देखते हैं, वो सभी बंधु ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा। चलिए, तो प्रश्न था निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा? 4 ऑप्शन है, कांच, पानी, हीरा, निर्वात। ध्यान से देखिए, यदि मैं क्रमबद्ध बात करूं तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है, वह होती है निर्वात में। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में। उससे कम किसमें होती है? हवा में। और हवा से भी कम किसमें होती है? वो होती है जल में। और जल से भी कम किसमें होता है? कांच में। ध्यान रखेंगे, कांच में। किसमें? कांच। सबसे अधिक बताइए, सबसे अधिक किसमें? निर्वात में। मेरे साथ याद कीजिए आप, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होगी? निर्वात में। सबसे अधिक निर्वात, सबसे अधिक निर्वात, सबसे अधिक निर्वात। उससे कम हवा, उससे कम हवा। हवा से भी कम किसमें? जल में। जल से भी कम किसमें? कांच में होता है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ध्यान से देखिएगा, सब में प्रकाश की चाल इतनी तो फिक्स है, 10 के पावर 8। कितना बोला मैंने? 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड सब में होगा। अब मेन है कि आगे कौन कौन सा डिजिट लगाएं। याद रखिएगा, निर्वात में होता है 3 और इसमें होता है 2.98 और जल में होता है 2.25। 2.25 कांच में होता है कांच 2 आँच 2। कांच को हम लोग रिलेट करते हैं किससे? आँच से। और घर में देखिएगा कभी भी कहा जाता होगा कांच 2, कांच 2, आँच 2, आँच 2, आँच 2। चलिए, कांच को याद हो गया। कांच को क्या बोलेंगे जी? आँच। आँच क्या कीजिए? 2 2, इसलिए 2 गुना 10 की पावर 8। आज का लास्ट प्रश्न हो जाएगा, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? ये लगभग हम लोग बहुत सेशन में कर चुके हैं। क्या मैं आपके लिए छोड़ दूं? आपको बताना है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है।